जैसे ही महरू ने फोन पर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से एक नफीस जनाना आवाज में जवाब आया, आपकी कॉल आई थी, मैं जरा मसरूफ थी, बताएं आप कौन हैं और क्या काम है। महरू इस जनाना आवाज को सुनकर एकदम सकुत्ती में चली गई। इस लड़की ने बार बार हेलो हेलो कहा तो महरू अपने हवास में वापस आई। महरू ने अपना नाम बताया और बहाना बनाते हुए पूछा कि इंश्योरेंस कंपनी से कॉल कर रही थी, आपका नंबर हमारी लिस्ट में मौजूद था, इसलिए आपको कॉल की, शायद आपके घर के किसी मर्द ने आपकी इंश्योरेंस करवाई हो, इस हवाले से आपकी कुछ कवायफ चाहिए थे। महरू ने जब नाम पूछा तो इस दोशीज़ा ने अपना नाम कुंज़े बताया। महरू के दिमाग इसमें इस वक्त काफी बातें घूम रही थी। महरू ने जल्दी से पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है, वालिद का नाम भी बताएं। कुंज़े ने महरू के पूछने पर बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पूरा नाम कंज़े रफीक है। पूरा नाम सुनने की देर थी कि महरू पर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। महरू के हाथ से फोन गिर गया। महरू अपने हवास खो बैठी और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कुंज़े कितनी देर हेलो हेलो करती रही और बाद अज़ां फोन काट दिया। महरू के जमीन पर गिरने की आवाज खालिदा के कान में पड़ी और वो जल्दी से महरू के कमरे में आई। इसने महरू का सर अपनी गोद में रखा और उसका मुंह थपथपाने लगी, लेकिन महरू एकदम बेजान सी हो गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आज महरू ने अपने दिल के तमाम दर्द और फिक्र से तमाम तर ताल्लुकात खालिदा को बता दिए और उसके गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। खालिदा ने महरू को तसल्ली दी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि हम दोनों बहनें इतनी बदनसीब क्यों हैं। सारा दिन इसी तरह दुख और तकलीफ में गुजर गया और न जाने कब रात हो गई। अगले दिन सुबह उठते साथ महरू ने दोबारा फ़िक़े की बेगम के नंबर पर कॉल की और गुजरे दिन के लिए मुइज़्ज़त की महरू ने फ़िक़े की बेगम को अपने ताल्लुकात के बारे में बताया। कुंज़े ने यह बात मानने से सरासर इनकार कर दिया। उसने बताया कि हमारा घराना मुकम्मल इस्लामी है और हमारे घर के मर्द बहुत गैरत वाले हैं। हम औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं और हम हर वक्त मुकम्मल पर्दे में रहती हैं। मेरा चारा आज तक मेरे ससुर ने भी नहीं देखा और मेरा खावंद बहुत ही नमाजी परहेजगार है। इसने कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। महरू ने कुंज़े को कहा कि एक बार मेरे कहने पर अपने खावंद पर नजर रखो, तुम्हें मेरी बातों में हकीकत नजर आ जाएगी। लेकिन कुंज़े को फ़िक़े पर मुकम्मल यकीन था। कुंज़े ने महरू को बुरा भला कहकर कॉल बंद कर दी। महरू सोच में पड़ गई कि एक मर्द अपनी हुइस पूरी करने के लिए किस हद तक गिर सकता है। वो इंसान जो बाहर किसी हैवान से कम नहीं, अपने घर में इस जैसा पासा कोई नहीं। खैर, महरू ने इस बात को मुकम्मल गुप्त रखा। औरत के दिल में ऐसी कोई बात सुनकर शक न आए नामुमकिन है। यही हालत इस वक्त कुंज़े की थी। वो न चाहते हुए भी महरू की बातों पर यकीन कर रही थी। उसने महरू को तो बुरा भला सुना दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खाए जा रही थी। पहले इसने सोचा कि मैं इस बात का जिक्र फ़िक़े से करूंगी, मगर कुछ देर सोचने के बाद इसने इस बात की असलियत जानने की ठान ली। महरू के साथ फ़िक़े ने इसी तरह राब्ता रखा और मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। फ़िक़े ने महसूस किया कि महरू आजकल इससे अलिफ़ाकिर उखड़ी रहती है। इसने महरू से ये बात दरियाफ्त करने की भी कोशिश की, लेकिन महरू ने कुछ न बताया। उधर फैसलाबाद में रशीद और साइमा हर वक्त मौका की तलाश में रहने लगे। साइमा को रशीद का चस्प पड़ गया। दोनों अब हर वक्त घर में अकेले होने का इंतजार करते रहते और जब भी मौका मिलता दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते। एक दिन खानदान में किसी की फोतगी हो गई, जिसके सिलसिले में साइमा के माँ बाप को शहर से बाहर जाना पड़ गया। इस सिलसिले में साइमा की माँ ने साइमा को भी साथ चलने जो कहा, जिस पर साइमा ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना डाला। साइमा की माँ ने जाते जाते रशीद को कहा कि घर का ख्याल रखना, साइमा घर अकेली है, मैं और तुम्हारे मामू शाम तक वापस आएंगी। रशीद पहले ही मौका की तलाश में था और ये मौका तो रशीद के लिए सुनहरा था। जैसे ही रशीद के मामू और मुमानी घर से निकले, रशीद बना वक्त ज़ाय किए साइमा के कमरे में घुस गया। अब तो पूरे घर पर दोनों का राज था। कमरे का दरवाजा भी खुला था। दोनों ने बना वक्त ज़ाय किए अपनी प्यास बुझाने की तैयारी शुरू कर ली। दोनों ने एक दूसरे को बरहना करके जिस्मों की चादर ओढ़ ली। साइमा की तेज सांसें अलिफाबेरत छाती, दिल की धड़कन रशीद पर तलवार की तरह वार कर रही थी। रशीद अपने आप पर काबू खो चुका था और साइमा भी अब रशीद की बाहों में खाद को फना कर देना चाहती थी। रशीद ने साइमा को अपनी गोद में उठाया और दीवार के साथ लगाकर बोसे देना शुरू कर दिए। साइमा भी मदहोश होकर रशीद का भरपूर साथ दे रही थी। मर्द ऐसी औरत का दीवाना बन जाता है जो ऐसे मामलात में उसका साथ दे।
दोनों एक दूसरे में खो गए और रशीद ने साइमा को बेड पर लिटा दिया। साइमा ने बेड पर लेटते साथ ही अपनी बेकरारी का इजहार रोमानवी अंदाज में रशीद की छाती पर बोसा देते हुए किया। रशीद पुराना खिलाड़ी था और रम्ज जानता था। इसमें भी साइमा की गर्दन और छाती पर बोसों की बौछार कर दी। ये सिलसिला चल ही रहा था कि आराम से घर का दरवाजा किसी ने खोला। रशीद और साइमा अपने प्यार में इतने मगन थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही ना हो सका कि घर का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया है। घर में दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं रशीद की मुमानी थी, जो गाड़ी खराब होने पर जा ना सकी और वापस घर आ गई। रशीद की मुमानी ने सीधा साइमा के कमरे का रुख किया। जैसे ही रशीद की मुमानी कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो साइमा और रशीद को इस हालत में देखकर उनके तो जिस्म से जैसे वो परवाज कर गए। रशीद की मुमानी ने गरजदार में आवाज लगाई, है रशीद हरामजादे, जिस थाली में खाता है इसी में छेद करता है। ये आवाज सुनने की देर थी कि रशीद के तनाव में आए जज्बात एकदम से ढीले पड़ गए और साइमा एकदम सहम गई। रशीद की मुमानी की आवाज सुनकर उसके मामू भी जल्दी कमरे में आ गए। अपनी बेतुमूर रशीद को इस हालत में देखकर वो सकुत्ती में चले गए। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। साइमा की मां जल्दी से आगे बढ़ी और साइमा को बालों से पकड़कर बेड से नीचे फेंका और मुंह पर थप्पड़ रसीद करने शुरू कर दिए। रशीद ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सामने ही इसके मामू खड़े थे। रशीद कोई बात करता इस पहले ही इसके मुंह पर एक जोरदार चमक पड़ा। रशीद के मामू ने रशीद को खूब फेंटी लगाई और मार मार कर रशीद का मुंह और सर फाड़ दिया। साइमा की मां ने इसे कपड़े पहनाए और सारा मामला दरियाफ्त किया। साइमा चूंकि एक होशियार लड़की थी, इसने इस तमाम मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहा कि रशीद मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। पहले भी 2-3 बार रशीद ने मेरे साथ ज्यादती की है और जब मैंने आपको बताना चाहा तो रशीद ने मुझे कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी। मैं डर गई और किसी को कुछ न बताया। साइमा ने फौरी तौर पर मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए और अपनी मां से कहा कि मुझे इस दरिंदे से बचा लो, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। साइमा की बात सुनकर उसकी मां सीधा बाहर गई और जाकर अपने खावंद को सारी बात बता दी। रशीद के मामू इंतहाई गुस्से के आलम में थे। उन्होंने सीधा थाने का रुख किया और रशीद के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया। पुलिस रशीद को उठाकर ले गई। साइमा के मेडिकल टेस्ट में भी ये बात साबित हो गई कि रशीद के साथ इसके जिनसी ताल्लुकात थे। रशीद को इस केस में जेल जाना पड़ा। रशीद की मुमानी ने खालिदा को फोन करके सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि इसके खावंद को जेल हो गई है। खालिदा जो पहले दुखों की मारी थी और अपने नसीबों को कोसती रहती थी, इस पर एक और पहाड़ टूट गया। वो दुआ करने लगी कि ऐसी जलालत भरी जिंदगी से अच्छा उसे मौत आ जाए। महरू को भी ये बात पता चल चुकी थी और उसकी परेशानियों में मजीद इजाफा होता चला जा रहा था। फिरके की मनमर्जियां और खालिदा के मसले महरू को दिमागी मरीज बना चुके थे। कुंजे ने फिरके पर भरपूर नजर रखनी शुरू कर दी। अक्सर रात को कुंजे के सोने के बाद फिका चुपके से कमरे से बाहर निकल जाता था और 2-1 घंटे बाद वापस आता था। कुंजे का शक यकीन में बदलना शुरू हो गया। एक रात कुंजे सोने का ड्रामा कर रही थी। फिरके ने मौका देखा और चुपके से मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कुंजे भी आराम से इसके पीछे पीछे चल पड़ी। फिका छत हर चला गया। कुंजे दरवाजे के पीछे खड़ी फिके को देख रही थी। फिके ने काल मलाई और कहा, मेरी जान कैसी हो तुम? मैं जरा मसरूफ था इसलिए पहले काल ना कर सका, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज जी भर कर प्यार की बातें करेंगे। कुंजे पर यह बातें कहर बन कर नाजिल हुई। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। वो चुप करके अपने कमरे में आई और दीवार की तरफ मुंह करके लेट गई। फिका 2 घंटे बाद नीचे आया। इसने देखा कि महरू सो रही है तो वो भी सो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका ये खेल अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं। उसकी बेगम इसका ये राज जान चुकी है। कुंजे ने सुबह फिका के जाने के बाद महरू को काल की महरू परेशान हो गई। उसे कुंजे की काल क्यों आ रही है? उसने हिम्मत करके काल उठाई तो कुंजे ने बाद अस्सलाम महरू से मुआफी मांगी और बताया कि तुम जो कुछ कह रही थी बिल्कुल ठीक था। रात को फिका ने तुम्हें काल भी की थी। शायद महरू ने बताया कि हाँ, वो बता रहा था कि मैं मसरूफ था। कुंजे ने बताया वो रोजाना मेरे सोने का इंतजार करता है और जब उसे यकीन आ जाए कि मैं सो चुकी हूँ तो वो तुम्हारे साथ छत पर जाकर बात करता है। कुंजे ने महरू को कहा कि मेहरबानी करके मेरी जिंदगी से चली जाओ, मेरा बस्ता बस्ता घर ना उजाड़ो, मैं माँ बनने वाली हूँ। महरू ने जब सुना कि कुंजे माँ बनने वाली है तो उसे खुद से और फिका से नफरत होने लगी।
उसने कुंजे को यकीन दहानी करवाई कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि फिक्र से अपनी जान छोड़वा लूं। मैं भी किसी ऐसे झूठे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन ये एकदम नहीं हो सकता। महरू ने फिक्र को कॉल की और उसे कहा कि मैं अब इस रिश्ते को मजीद नहीं निभा सकती। तुम मेहरबानी फरमाओ और मुझे मुआफी दे दो। मैं इस घुटन में नहीं जी सकती। फिक्र ने महरू को कहा कि यह तो नामुमकिन है। मैं तुम्हें उस तरह नहीं छोड़ सकता, तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। महरू ने इस्तफसार किया कि कौन सी कीमत अदा करनी होगी। फिक्र ने शैतानी हंसी हंसती हुई कहा कि कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस तुम्हें 7 दिन के लिए दिन रात मेरे साथ रहना होगा। होटल में एक रूम बुक करवाऊंगा और ना तुम कमरे से बाहर जाओगी ना मैं तुम्हें जिनसी तौर पर निचोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नोचना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ इस तरह अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूँ कि आज तक कभी किसी ने ऐसा ना किया होगा। फिक्र जब ये बातें कर रहा था तो महरू पर अजीब किस्म का खौफ तारी हो रहा था। इसका जिस्म कपकपा रहा था। इसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। इसने बामुश्किल जवाब दिया कि मैं सोच कर बताऊंगी और फोन रख दिया। महरू के जिस्म पर मुसलसल कप की तारी हो गई और वो हवास बाख्ता हो गई।